नमस्कार दोस्तों। हाल के दिनों में आपने समाचारों में देखा और सुना होगा कि नेपाल ने अपने हाल के इतिहास के सबसे भीषण अशांति के दौरों में से एक का सामना किया है। इसमें कम से कम 91 लोगों की जान चली गई और 1000 से अधिक लोग घायल हुए। यह हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि वर्षों से पनप रही नाराजगी का परिणाम थी, खास के देश की युवा पीढ़ी में। मूल रूप से ये विरोध शासन से मोह भंग, व्यापक भ्रष्टाचार और राजनीतिक अभिजात वर्ग तथा आम नागरिकों के बीच गहरी असमानता को दर्शाते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मोबाइल एप्लीकेशन पर लगे एक साधारण से लगने वाले प्रतिबंध ने पूरे देश को हिला कर रख दिया? आइए मिलकर समझते हैं। कई महीनों से नेपाल के जनजी युवा सोशल मीडिया पर राजनीतिक नेताओं के परिवारों के विशेषाधिकारों पर गुस्सा जाहिर कर रहे थे। नेपोकिड्स की तस्वीरें जहां वे महंगी कारें, विदेशी डिग्रियां और शाही जीवन शैली दिखाते थे, व्यवस्था की असमानता का प्रतीक बन गई। इसके विपरीत हजारों युवा नेपाली बेरोजगारी, ठहरी हुई आमदनी और सीमित अवसरों से जूझ रहे थे। यह गुस्सा धीरे धीरे उबलता गया और एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दिया जो राजनीतिक रूप से जागरूक थी, लेकिन बेहद निराश भी। चिंगारी तब भड़की जब सरकार ने एक नया सोशल मीडिया बिल पेश किया, जिसके तहत प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में पंजीकरण करना, अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना और सरकारी निगरानी को स्वीकार करना अनिवार्य किया गया। आधिकारिक तर्क था कि इससे अफवाहें, हेट स्पीच और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगेगी, मगर आलोचकों ने तुरंत इसे असहमति दबाने और जनमत पर नियंत्रण की कोशिश बताया। जब प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इन नियमों को मानने से इनकार किया, तो सरकार ने अल्पकालिक प्रतिबंध लगा दिया। युवाओं के लिए, जो अभिव्यक्ति के लिए केवल सोशल मीडिया पर निर्भर थे, यह प्रतिबंध उन पर ताबूत पे आखिरी कील की तरह साबित हुई। विरोध प्रदर्शनों ने जल्द ही काठमांडू और अन्य शहरों में आकार ले लिया। जो आंदोलन शांतिपूर्ण से शुरू हुआ था, वह हिंसक तब बन गया जब सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, लाठियां और कभी कभी गोलियों का भी इस्तेमाल किया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी, नेताओं के घर पर हमला किया और अंततः वहां की संसद पर भी धावा बोल दिया। इस विद्रोह का पैमाना सत्ताधारी वर्ग को हक्का बक्का कर गया और यह साफ हो गया कि पॉलिटिकल नेतृत्व जनता से कितना कटा हुआ है। परिणाम तेज और गंभीर थे। जैसे जैसे मृतकों की संख्या बढ़ी और अस्पताल घायलों से भरते गए, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर दबाव बढ़ता गया। पहले सोशल मीडिया पर सेंसरशिप और फिर सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई ने उनके प्रति आक्रोश को और भड़का दिया। नाराजगी अब सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ थी जिसे भ्रष्ट, भाई भतीजावाद और सुधार में असमर्थ माना गया। बढ़ते दबाव और मंत्रियों के इस्तीफों के बीच सरकार ढह गई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कर्की के नेतृत्व में अंतरिम प्रशासन बना, जिसका काम शांति बहाल करना और नए चुनावों की तैयारी करना है। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि नेपाल की हिंसा केवल सोशल मीडिया बैन की कहानी नहीं थी। यह एक टूटा हुआ सामाजिक अनुबंध था। एक ऐसी युवा आबादी जो अपने नेताओं से जवाबदेही चाहती थी, जिन्हें लंबे समय से उनकी शिकायतों की अनदेखी करने का आरोप झेलना पड़ा। यह दमन असहमति को दबा नहीं सका, बल्कि नेपाल के लोकतंत्र की नाजुकता को उजागर कर गया। भारत जैसे पड़ोसियों के लिए भी यह स्थिति स्थिरता, सीमा पार व्यापार और क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से अहम है। लेकिन नेपालियों के लिए यह पल हमेशा याद रहेगा, जब एक पीढ़ी का गुस्सा फूट पड़ा, सरकार गिर गई और देश को अपने सबसे गहरे राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा। फिर भी यह अशांति दिखाती है कि नेपाल की राजनीति कितनी गहरी दरारों से गुजर रही है। लंबे समय से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नेताओं की मनमानी पर पनप रही नाराजगी इस बार हिंसा में तब्दील हो गई। एक ऐसी पीढ़ी जिसने खुद को अवसरों से वंचित और नेतृत्व से ठगा हुआ महसूस किया, उसने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ दर्ज करवाई। भारत के लिए भी यह संकट गहरी अहमियत रखता है। दोनों देशों की 1700 किलोमीटर खुली सीमा है, जहां रोजाना परिवार, मजदूर और बाजार जुड़े रहते हैं। सीमा बंद होते ही बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में संकट दिखने लगा। आवश्यक वस्तुओं की कमी और नेपाल से लौट रहे मजदूरों की भीड़ बढ़ गई। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने भी सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी, ताकि अस्थिरता का फायदा उठाकर कोई भी असामाजिक या चरमपंथी गतिविधि न हो। लेकिन हालांकि यह संकट सिर्फ व्यापार या सुरक्षा का नहीं है, बल्कि
व्यक्तिगत रिश्तों का भी है। लाखों परिवार दोनों ओर फैले हुए हैं और इस घटना से इन रिश्तों को भी चोट पहुंचाई गई है। राजनीतिक स्तर पर भारत ने संयम दिखाया है, शांति और संवाद का आग्रह किया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान पर जोर दिया है, लेकिन चीन और पश्चिमी देशों की बढ़ती दिलचस्पी भारत को सतर्क भी रखे हुए है। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना और निवेश के वादों के जरिए प्रभाव बढ़ा रही है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी शेयर्ड हिस्ट्री है, चाहे वह भारतीय सेना के गोरखा सैनिकों हो या भारत में रह रहे लाखों नेपाली मजदूर, या फिर चाहे सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ते हों। ये चीन के पैसों या पश्चिम की कूटनीति से कहीं गहरे हैं। जैसे जैसे नेपाल राख से उबरने की मोमबत्तियों में रोशनी और अपने मृतकों की याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, असली सवाल यही है कि क्या संस्थाएं इस पीढ़ी के सवालों का जवाब दे पाएंगी? क्या नए चुनाव ईमानदार और जवाबदेह नेतृत्व को जन्म देंगे? भारत के लिए इन सवाल के जवाब केवल एक पड़ोसी का भविष्य नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता भी तय करेगी। धन्यवाद।